हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल. दिस इज योर वेरी ऑन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल वंस अगेन. गुड मॉर्निंग जुबेर, गुड मॉर्निंग अनीसा. तो स्टार्ट करते हैं भाई नया लेक्चर, प्लांट किंगडम लेक्चर 3. क्या क्या पढ़ लिया है बच्चों प्लांट किंगडम में? हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था जिसमें हमने क्लासिफिकेशन के कुछ टाइप्स के बारे में बात करी थी. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन, ठीक इस तरीके से हमने कीमो टेक्सोनोमी की बात करी, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी की बात करी, साइटो टेक्सोनोमी की बात करी थी बच्चों. तो वो वाला जो पार्ट था वहां पर मैंने आपको बोला भी था एक तरीके से वो किसका पार्ट था. कुछ पार्ट ऑफ टेक्सोनोमी हम पढ़ते हैं लिविंग वर्ल्ड में, फिर कुछ पार्ट ऑफ टेक्सोनोमी बच्चों हम पढ़ते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन एंड ऑल इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और कुछ पार्ट यहाँ पर पढ़ते हैं. तो एनसीईआरटी ने जो टेक्सोनोमी और क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक है बच्चों, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके 3 जगह पढ़ा रखा है. एक जगह पढ़ाती ज्यादा बेटर रहता है. खैर कोई बात नहीं, हमने पढ़ लिया. उसके बाद बच्चों फिर हमने स्टार्ट कर दिया था एल्गी को. प्लांट किंगडम में हमें कौन कौन से ग्रुप्स पढ़ने? एल्गी, फिर ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म्स और फिर एंजियोस्पर्म्स. तो ऑलरेडी अब हम एल्गी कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों. लेक्चर 1 में हमने स्टार्ट कर दिया था. लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मिलाकर एल्गी कंप्लीट हो गया था. एल्गी में हमने 3 ग्रुप्स के बारे में बात करी थी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी. फिर वहां पर मैंने आपको कहा था कि भाई हम आज का जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसके पहले एक बार उनको रिवाइज कर लेंगे. टेबल आपको दे रखी है एनसीईआरटी ने तीनों के डिफरेंसेस की, तो एक बार उस टेबल को और देख लेते हैं ताकि पिछला जो टॉपिक है वो रिवाइज हो जाए हमारा. और फिर आज स्टार्ट करेंगे बच्चों हम ब्रायोफाइट्स. आई थिंक एवरीथिंग इज प्रॉपर्ली विजिबल एज वेल एज ऑडिबल. कोई भी दिक्कत हो बच्चों आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं. ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये नोट्स सारे आपको डाउनलोडेबल फॉर्म में अवेलेबल हो रहे हैं. आज के लेक्चर के नोट्स बच्चों आपको प्री अपलोड नहीं हुए हैं अभी. प्लस आज और कल में काफी स्टडी मटेरियल आगे का, ठीक है, जो चैप्टर्स अभी नहीं भी हुए हैं आप लोगों की हेल्प के लिए, मदद के लिए हम लोग थोड़ा एडवांस में ही अब चीजें कर रहे हैं. तो आज और कल में अभी तक जो हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं उनका तो कंप्लीट अपडेशन हो ही जाएगा, कंप्लीट स्टडी मटेरियल का. और जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं उनमें भी काफी चैप्टर्स का पहले से ही प्री अपलोड हम कर रहे हैं. काफी कंटेंट आज से 2 दिन में 3 दिन के अंदर ये पूरा जो है वर्क चलेगा वीकेंड के ऊपर. तो इससे आपको काफी फायदा मिलेगा. कई बार होता है कि जो ड्रॉपर्स होते हैं उन्होंने कोई चैप्टर पहले से पढ़ रखा है और वो चाहते हैं कि उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहें या डीपीपी करना चाहें या प्रैक्टिस शीट करना चाहें, तो वो सब स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा. किनको मिल रहा है ये आप सभी जानते हो, जो बच्चे हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल्ड हैं बच्चों. ठीक है, तो कहाँ पर है सारी चीजें? ये भी भाई जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार, बाद में कुछ लाइव लेक्चर्स को हम पब्लिक कर रहे हैं जो बाद में देखेंगे उनको बता देते हैं कि भाई हमारी ऐप है सोचिंग ऐप, वहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाती है. ठीक, तो ब्रायोफाइट्स को पढ़ने के पहले आज हमें टेबल देखनी है, तो पहले एक बार उस टेबल की बात कर लेते हैं बच्चों. कौन सी टेबल थी? ये वाली टेबल है जिसमें आपको डिफरेंसेस दे रखे हैं बिटवीन 3 groups of algae, that is green algae, then brown algae and then red algae, chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae. कॉमन नेम अभी मैंने आपको बता ही दिए बच्चों तीनों के. पिगमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है बच्चों. ग्रीन एल्गी ग्रीन बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल है. ए और बी जो हायर प्लांट्स में मिलते हैं वही पिगमेंट्स इनके अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे. फिर ब्राउन एल्गी जो होती है बच्चों वो ब्राउन मेनली फ्यूकोजेंथिन की वजह से होती है. क्लोरोफिल में ए और बी की जगह यहाँ ए और सी होता है, तो ये याद रखना है आपको. फ्यूकोजेंथिन का कंसंट्रेशन जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से ही आपको डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन एल्गी देखने को मिलते हैं. लिखा हुआ था ओलिव ग्रीन से लेकर डार्क ब्राउन तक आपको मिलेंगे. फिर अगेन जब रेड एल्गी की हम बात करते हैं बच्चों तो वहां पर फिर से क्लोरोफिल में डिफरेंस आ रहा है. तो क्लोरोफिल ए तो देखो सब में कॉमन है, डिफरेंस किस में आ रहा है? क्लोरोफिल बी सी डी. तो बहुत आसान है याद रखना, इसी ऑर्डर में हम याद रखेंगे ग्रीन ब्राउन रेड एल्गी. क्लोरोफिल ए कॉमन तीनों में. फिर सीक्वेंस क्या होती है अल्फाबेट्स की बच्चों? ए के बाद बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है. तो यहां पर भी वही है बी सी डी, याद रहेगा आराम से. फिर यहां पर ब्राउन कलर फ्यूकोजेंथिन की वजह से था और यहां पर जो रेड कलर है दैट इज बिकॉज ऑफ फाइकोएरिथ्रिन. ठीक, फिर यहां पर बात करते हैं बच्चों स्टोर्ड फूड की.
स्टोर्ड फूड यहां पर स्टार्च टेबल में मेंशन कर रखा है एनसीईआरटी ने, बट अपन ने बात करी थी बच्चों पायरिनोइड बॉडीज की, हमने बात करी थी, ठीक है, वो आपको पता रखना है यहां पर। प्लस उसमें क्या होता है, पायरिनोइड बॉडीज में स्टार्च के साथ प्रोटीन भी होता है बच्चों, प्लस ये ऑयल भी स्टोर कर सकते हैं। फिर यदि हम फियोफाइसी की बात करें बच्चों तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स यहां पर होते हैं, मैनिटोल एंड लेमिनेरिन। रोडोफाइसी रेड एल्गी की बात करें तो फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च में अपन ने पढ़ा था किसके जैसा होता है बच्चों, ये ऑलमोस्ट ग्लाइकोजन के जैसा स्ट्रक्चर या अमाइलोपेक्टिन के जैसा स्ट्रक्चर रखता है। क्या होते हैं ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, है ना, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अमाइलोपेक्टिन बच्चों ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर होता है जो स्टार्च के अंदर ही हमें देखने को मिलता है, और ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर भी स्टार्च के जैसा होता है। डिफरेंस मैंने बताया था आपको, वैसे बायोमोलिक्यूल्स में डिटेल में बताऊंगा कि स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ग्लूकोज के ही बने होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि स्टार्च में ब्रांचिंग रिलेटिवली कम होती है इन कंपैरिजन टू ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कंप्लीटली एंड हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ठीक। फिर सेल वॉल की हमने बात करी थी, तो यहां पर सेल्यूलोज है बच्चों, सेल्यूलोज एंड एल्जिन है बच्चों, यहां पर सेल्यूलोज एंड पेक्टिन एंड पॉलीसल्फाइड एस्टर्स। अब देखो कई चीजें जो थ्योरी में दे रखी थी वो यहां नहीं है, और जो यहां है वो थ्योरी में नहीं दे रखी थी। सेल वॉल की हम बात करें बच्चों तो देखो यहां पर सेल्यूलोज के साथ हमने बात करी थी पेक्टोज की, है ना, यहां पर सेल्यूलोज और एल्जिन की बात करी थी, यहां पर सेल्यूलोज पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स। तो ये चीज एनसीईआरटी ने थ्योरी में रेड एल्गी में मेंशन नहीं कर रखी थी पॉलीसल्फेट एस्टर्स वगैरह के बारे में, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। तो डिफरेंस है सेल वॉल में तीनों की। फ्लैजेला, नंबर ऑफ फ्लैजेला एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शंस की हम बात करें बच्चों तो 2 से 8 इक्वल एंड एपिकल, 2 अनइक्वल एंड लेटरल, और ये एब्सेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन में हमने इनकी बात कर ली थी, ठीक है। तो यहां पर आपको मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन यहां पर मोटाइल दोनों में मिलते हैं बच्चों। यहां पर इक्वल फ्लैजिला होते हैं, यहां पर अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं। यहां पर जो फ्लैजिला होते हैं बच्चों वो एपेक्स पे होते हैं, यहां पर जो फ्लैजिला होते हैं बच्चों वो लेटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। स्पोर्ट्स में हमने बात करी थी। फिर हैबिटेट की हम बात करें तो हैबिटेट में सच बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है मेन आपको, लेकिन क्या याद रखना है, मैंने आपको बताया था कि ये फ्रेश और मरीन वाटर दोनों में मिलेगी, तो आप तो याद रखना फ्रेश प्लस मरीन, है ना। लेकिन ये दोनों की यदि हम बात करें तो दीज आर मोस्टली मरीन इन नेचर, इनके ज्यादातर मेंबर्स आपको सॉल्टी वाटर में ही मिलेंगे बच्चों, मरीन वाटर के अंदर ही मिलेंगे, है ना। जनरली क्वेश्चंस यही बनते हैं, प्लस एग्जांपल से बनते हैं, एग्जांपल से देखो हमें याद करने ही पड़ेंगे। तो एल्गी में अभी भी कोई डाउट हो बच्चों तो पूछ सकते हो आप, बाकी नहीं है तो फिर अब हम स्टार्ट कर सकते हैं ब्रायोफाइट्स, ठीक है। क्या स्टार्ट करेंगे, ब्रायोफाइट्स। एनी डाउट बेटा, कोई भी डाउट हो प्लीज बता दो। चलो तो स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड the various mosses and liverworts that are found commonly growing in moist shaded areas in the hills। तो अभी हम जब आगे, जैसे हमने एल्गी का क्लासिफिकेशन करा 3 ग्रुप्स के अंदर, ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी, वैसे अभी हम इनका अगेन क्लासिफिकेशन करेंगे ब्रायोफाइट्स का इनटू लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। 2 ग्रुप्स हम पढ़ेंगे बच्चों, है ना। जब हम 2 ग्रुप्स पढ़ेंगे तो वहां पर मॉसेस और लिवरवर्ट्स का नाम आएगा, तो ये किसमें इंक्लूड होते हैं, ब्रायोफाइट्स में होते हैं। कहां जनरली ग्रो करते हैं, मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स बच्चों। जैसे एनिमल किंगडम में हम एम्फीबियंस पढ़ते हैं बच्चों, और एम्फीबियंस को हम क्या कहते हैं कि भाई वो दोनों एम्फीबियंस को एम्फीबियंस बोलते ही क्यों हैं, एम्फी मींस डुअल नेचर जिनकी होती है, मिक्स्ड नेचर जिनकी होती है बच्चों। तो क्योंकि एम्फीबियंस जमीन पर भी रहते हैं लेकिन उनको पानी की भी जरूरत होती है फॉर रिप्रोडक्शन, इसीलिए एनिमल किंगडम में एम्फीबियंस को एम्फीबियंस बोला जाता है। इन द सेम वे जो ब्रायोफाइट्स हैं बच्चों, ये धरती पर ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगेन इनको भी इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए पानी की जरूरत होती है। इसका मतलब ये ऐसे एरियाज में आपको मिलेंगे जहां पर आसपास पानी का सोर्स भी हो, मॉइस्चर भी हो, है ना,
ड्राइनेस बहुत ज़्यादा नहीं हो, यानी कि जहाँ पर ह्यूमिडिटी रहती हो, मॉइस्चर रहता हो, शेडी एरियाज होते हो, धूप बहुत ज़्यादा नहीं आती हो बच्चों, उन एरियाज में मिलते हैं। और क्योंकि इनकी नेचर ऑलमोस्ट एनिमल किंगडम के एम्फीबियंस के जैसी है बच्चों, इसीलिए इनको हम एम्फीबियंस ऑफ द एनिमल किंगडम भी एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं बच्चों, क्योंकि ये एम्फीबियंस ऑफ द एनिमल किंगडम की जैसी नेचर, डुअल हैबिटेट शो करते हैं। इनको जरूरत होती है दोनों चीजों की, लैंड पे ग्रो कर सकते हैं, बट अगेन पानी की जरूरत होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल, सॉइल में लिव कर सकते हैं, फ्लरिश कर सकते हैं, बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे डिपेंडेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर के ऊपर, ये अभी आगे आ जाएगा जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। They usually occur in damp, humid and shaded localities. ये तो समझ में आ गया। डैम्प अगेन वही जहां पर थोड़ा सा नमी होती है। They play an important role in plant succession on bare rocks or soil. This is an important point बच्चों, पता होना चाहिए हमें क्या मीनिंग है इसका, कि भाई ये बेयर रॉक्स और सॉइल में प्लांट सक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मान लो कोई पत्थर है या पथरीला इलाका है जहां पर मेनली पत्थर ही पत्थर है, मिट्टी नहीं है। अब इतना तो एक कॉमन सेंस है, एक लॉजिक है, हम सब जानते हैं कि भाई मिट्टी में तो फिर भी प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे, लेकिन पत्थर के ऊपर नहीं ग्रो कर पाते हैं। पत्थर के ब्रेक होने से ही, ये भी आप पढ़ते हो बच्चों, ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो, है ना, कि पत्थर के ब्रेक होने से ही सोइल फॉर्मेशन होता है, ये भी हमें पता है। अब वो जो पत्थर है वो कैसे ब्रेक होता है, ये भी हमें पता है कि जो वेदर में चेंजेस होते हैं बच्चों, जो नेचुरल चेंजेस होते हैं, वही गर्मी, सर्दी, बरसात, तो आपने देखा होगा एक तो पानी प्लस जब टेम्परेचर चेंजेस होते हैं तो दरारें आ जाती है पत्थरों में, धीरे धीरे वो छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, फिर वापस से टूटते टूटते धीरे कई सालों में जाकर मिट्टी बनती है। पता है, वही जो प्रोसेस हो रहा है जिसमें पत्थर से मिट्टी बनती है, उसमें ये भी मदद करते हैं। कारण जो हायर प्लांट्स हैं उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है वो इतनी होती है कि वो पत्थरों के ऊपर ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन पत्थरों में जो दरारें वगैरह होती है उनमें ये ब्रायोफाइट्स ग्रो कर सकते हैं यदि वहां पर मॉइस्चर हो। तो हो सकता है पत्थरों में दरारें प्रोड्यूस हुई, टेम्परेचर चेंजेस के कारण बारिश आई, दरारों में पानी भर जाएगा, वहां पर ये ग्रो कर जाते हैं बच्चों। ठीक है, और आप देखना कि अगर आप कहीं घूमने जाओ हिल स्टेशन वगैरह पे, तो रोड साइड जो पत्थर होते हैं आप देखना उनके ऊपर ग्रीन कलर की कई बार एक मेट लाइक, जैसे हमने चादर बिछा रखी हो या कारपेट बिछा रखा हो, ऐसे दिखेंगे, वो एक्चुअली ब्रायोफाइट से ग्रो कर रहे हैं उनके ऊपर बच्चों, वो ग्रो कर जाते हैं। अब ये जब ग्रो करते हैं तो ये एक्सपेंड भी करेंगे पत्थर के अंदर, जिसकी वजह से पत्थर और जल्दी टूटेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिट्टी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और बाद में जब ये ब्रायोफाइट्स इनकी डेथ हो जाएगी बच्चों, ये ब्रायोफाइट्स की, तो ये उसी में मिल जाएंगी मिट्टी में, ऑर्गेनिक कंटेंट का लेवल बढ़ा देंगे उस मिट्टी के अंदर जो पत्थर से बनी है। अब ये जो मिट्टी है ये सुटेबल बन गई है किसके लिए, जो ऊपर के हायर प्लांट्स है बच्चों, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, उनकी ग्रोथ के लिए सुटेबल बन चुकी है। तो सक्सेशन का मतलब क्या होता है, आगे कौन आने वाला है, नेक्स्ट जनरेशन। तो प्लांट सक्सेशन, प्लांट्स में जो आगे की जनरेशन हैं, दूसरे जो प्लांट्स हैं उनके सक्सेशन में ये मदद करते हैं, उनकी ग्रोथ में ये मदद करते हैं। एक राजा हुआ, उसका सक्सेसर क्या कहलाएगा, उसका बेटा जो गद्दी पर बैठेगा। नेक्स्ट जो प्लांट्स उस पर ग्रो हो सकते हैं, उस एरिया में ग्रो हो सकते हैं, उनके लिए एक फेवरेबल हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट क्रिएट करने में ये ब्रायोफाइट्स मदद करते हैं। क्लियर बच्चों, आ गया ये वाला, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, समझ में आनी चाहिए, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, डाउट हो तो बता देना। The plant body of bryophytes is more differentiated than that of algae. अब एक और चेंज, हम देखो किस सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं प्लांट्स को, सबसे पहले एल्गी, देन ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलेंगे वैसे वैसे मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर एडवांस एंड मोर हायर प्लांट्स के ग्रुप्स को हम पढ़ रहे हैं। मतलब जो हमने पहला ग्रुप पढ़ा उससे ज्यादा एडवांस होने चाहिए ब्रायोफाइट्स। तो यहां पर आप देख सकते हो, एल्गी में हमने बात करी थी कि जो बॉडी है वो ग्रीन एल्गी की, सबसे पहले हम बात करें तो ग्रीन एल्गी में तो हमने क्या बोला था कि भाई ग्रीन एल्गी तो बिल्कुल थैलस लाइक, कोई डिफरेंशिएशन आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि यार इसमें अलग से कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी है क्या, रूट लाइक स्ट्रक्चर भी है क्या, या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी है। लेकिन ब्राउन डेड एल्गी की जब हमने बात करी तो हमने बोला था कि भाई ट्रू रूट्स, स्टेम, लीव्स तो नहीं होती, लेकिन हाँ उनके जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर वहां पर बनने लग जाते हैं। जैसे फ्रॉन्ड की बात हुई थी कि फ्रॉन्ड किसकी तरह दिखता है, लीफ की तरह दिखता है। हुई थी नहीं हुई थी बात बच्चों, क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर अगेन बॉडी जो है वो थैलोइड ही है, थैलोइड का मतलब सिंपल टिश्यू है,
सिंपल फोटोसिंथेटिक टिश्यू है, अंदर कोई जाइलम, फ्लोएम, पानी को ट्रांसपोर्ट करने वाले वास्कुलर टिश्यूज या फूड को ट्रांसपोर्ट करने वाले टिश्यूज नहीं है बच्चों। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं अब जिनको देखने से ऐसा लगता है कि यार ये तो रूट्स है, लेकिन वो रूट्स नहीं है, ट्रू रूट्स नहीं है। ध्यान रखना, यार ये तो स्टेम है बट वो ट्रू स्टेम नहीं है। अरे यार ये तो लीव्स है बट वो ट्रू लीव्स नहीं है। तो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, बट अगेन दीज आर नॉट ट्रू रूट्स, नॉट ट्रू स्टेम्स एंड नॉट ट्रू लीव्स। रहेगा नहीं रहेगा बच्चों याद? दिमाग खोल कर बैठा करो, है ना, कोशिश करा करो जो चीजें मैं समझा रहा हूं उनको याद रख सको आप, और उसके लिए 100% कंसंट्रेशन जरूरी है। आशा करता हूं आप लोग अपनी रिकॉर्ड बुक भी बना रहे होंगे। मैंने बोला था आपको एक चीज, भाई अनीसा तो मेरे को डेली का डेली शेयर कर रही है तो उसकी तो बन रही है, बाकी बच्चों का भगवान मालिक है, क्योंकि मेरे को शेयर ही नहीं कर रहे हैं। जब शेयर नहीं कर रहे हो तो फिर मुझे पता भी नहीं है, और मैंने साफ कह दिया था मैं आपके पीछे नहीं भागूंगा, मैं उन्हीं बच्चों के पीछे भागूंगा जो मेहनत करते हुए मेरे को दिखेंगे। ठीक है, अब जिनको नहीं शेयर करना इसका मतलब वो मेहनत करने के पक्ष में है ही नहीं, और नहीं करना चाहते तो फिर आपकी इच्छा है। भाई मेरा काम पढ़ाना है, आपको कंटेंट देना है, मटेरियल देना है, दे रहा हूं। ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं। अब आपके ऊपर है, आप अपना काम करते हो या नहीं करते। डॉक्टर बनना है तो करोगे, नहीं बनना है तो जय राम जी की, जैसी इच्छा वो करो। भाई क्या कहूं मैं फिर, है ना। तो रिकॉर्ड बुक जो जो बना रहे हैं उनको अब क्या करना है, हमें पढ़ते हुए समय हो गया है बच्चों, है ना, 1 महीने के ऊपर ऑलमोस्ट हो गया है। तो मैंने आपको एक चीज बोली थी, जब आपको रिकॉर्ड बुक बनाते हुए 3 वीक हो जाए या 20 डेज हो जाए तो फिर 21st डे से आपको क्या करना है, जो आपने 20 दिन पहले पढ़ा था और रिकॉर्ड बुक में लिख लिया था कि यार आज मैंने ये पढ़ा है, उसको देखेंगे, और उसके लिए भी रिवीजन का एक रैपिड रिवीजन, फास्ट रिवीजन, ज्यादा समय नहीं देना। हमें डेली का रूटीन नहीं बिगाड़ना उसकी वजह से। डेली का डेली जो हम पढ़ रहे हैं वो तो हमें रिवाइज करना है, पढ़ना ही, तैयार ही करना है, प्रैक्टिस भी करनी है क्वेश्चंस की, एवरीथिंग। लेकिन हाँ, 1 घंटे का समय फिर स्पेयर अब डेली निकालना स्टार्ट कर दो, कि जो भी हमने 20 डेज पहले पढ़ा था उसको हमें रिवाइज करना है ना। फिर जब 40 डेज हो जाएंगे आपके, तो 40 डेज के बाद बच्चों फिर ऐसे नहीं कि सिर्फ 20 डेज पहले का, मल्टीपल रिविजन्स करने हैं ना हमें। तो जब 40 डेज हो जाएं तो आपने 20 दिन पहले और 40 दिन पहले जो जो पढ़ा था वो आप 41वें दिन रिवीजन करोगे। जब 60 दिन हो जाएंगे तो 61st डे आपको क्या क्या रिवाइज करना है, जो आपने फर्स्ट डे पढ़ा था, जो आपने 21st डे पढ़ा था, और जो आपने 41st डे पढ़ा था, वो आपको 61st डे रिवाइज करना है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे बच्चों, रिवीजन के लिए थोड़ा थोड़ा समय आपको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन समय ज्यादा नहीं बढ़ाना पड़ता। इस चीज के एक प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन में आपको बताऊं, मैंने आपको बोला था कुछ भी मैं आपको नया एक्सपेरिमेंटल नहीं दे रहा हूं, मैं वो चीजें बता रहा हूं जो मैं खुद कर चुका हूं, ट्राइड एंड टेस्टेड है, जिनसे मुझे सक्सेस मिली बच्चों। जब आप 61st डे पे पहुंचोगे बच्चों, तो तब तक आप फर्स्ट डे वाले का तीसरा रिवीजन कर रहे होंगे, इनफैक्ट चौथा, क्योंकि एक बार तो शुरुआत में पढ़ा, फिर 2 रिवीजन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो शुरुआत में आपको फर्स्ट डे के लिए जो 1 घंटा चाहिए था रिवीजन के लिए, तीसरे चौथे रिवीजन तक जाते जाते वो 1 घंटा आपका आधे घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? जो 21st डे पढ़ा था उसका तीसरा रिवीजन कर रहे होंगे आप 61st डे, तो अगेन उसके रिवीजन के लिए भी टाइम कम चाहिए होगा। ज्यादा टाइम किसके लिए चाहिए होगा आपको, जो आपने 41st डे पढ़ा होगा उसके रिवीजन के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा जो आप 1 घंटा रिवीजन के लिए निकाल रहे थे उसकी जगह 1.5 घंटा निकालना होगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए होता बच्चों। समझ गए मेरी बात को? लास्ट में जाते जाते ये होता है कि रिवीजन के लिए 2 से 2.5 घंटे का समय डेली निकालते हैं और बाकी करंट चलता रहता है। और दिसंबर के बाद तो वैसे भी रिवीजन के लिए आपको 50% टाइम देना ही होता है। जितना भी आप दिन भर पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, तो 6 घंटे आपको रिवीजन में देने हैं आफ्टर दिसंबर। तो वहां तक पहुंचते पहुंचते सिचुएशन आ भी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, रिकॉर्ड बुक यदि मेंटेन्ड है तो आप जब भी मान लो फर्स्ट डे वाला आपने 21st डे रिवाइज किया, 41st डे रिवाइज किया, 61st डे रिवाइज किया, तो वहां पर अगेन रिकॉर्ड बुक में लिखोगे ना कि आज मैंने इसको रिवाइज किया, और वहां पे फर्स्ट पेज पर फर्स्ट डे वाले पे लगा भी दो उस टॉपिक में कि भाई ये मेरा आज इतनी इतनी तारीख को रिवीजन हो गया है इसका। तो वहां पर भी मेंशन रहेगा कि हाँ कि भाई ये 4 बार रिवाइज हो चुका है, ये 3 बार रिवाइज हो चुका है। फिर आप देखना, एक तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका कितना बढ़ जाएगा। मेरे को कभी डाउट नहीं था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लिटरली आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड वेरी मच रिलैक्स कि सिलेक्शन कहीं नहीं गया, मैं रैंक के लिए फाइट कर रहा हूं। और रैंक में मेरी 196 आई थी। वो जो 196 आई है, सही बात में बोलूं तो आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मुझे पता था मतलब वो 196 भी कैसे आई है बच्चों।
वैसे आई वॉज वेरी मच श्योर कि मैं फर्स्ट 10 में आ जाऊंगा, बट लास्ट में 4-5 महीने बच्चों में पढ़ ही नहीं पाया था। अक्टूबर से लेकर फरवरी के आसपास तक ये जो 4 या 5 महीने थे मैंने पढ़ाई नहीं करी थी बिकॉज ऑफ सम मेजर हेल्थ इश्यू। इस कारण से मेरी 196 गई है रैंक, नहीं तो मैं प्रिटी श्योर था कि आई विल बी अमंग टॉप 10 ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया रैंक 1 to 10 आ जाएगी और आ भी जाती यदि हेल्थ इश्यू नहीं आता। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर भी कि सिलेक्शन तो हम लेकर, मैं तो रैंक की भी बात नहीं कर रहा बट बच्चों, लेकिन कम से कम सिलेक्शन के लिए तो श्योरिटी होनी चाहिए दिमाग में, मन में, दिल में। डर नहीं होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और वो कब आता है ये कॉन्फिडेंस? जब आप बिल्कुल एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हो बच्चों, कंसिस्टेंसी के साथ। एक दिन की भी यहां पर मोहलत नहीं होती जब इतने बड़े टारगेट के लिए आप फाइट कर रहे होते। क्लियर है? करोगे नहीं करोगे मेहनत भाई? सो द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, अब यहां पर डेवलपमेंट एवोल्यूशन देखने को मिल रहा है बच्चों। एल्गी के कंपैरिजन में ज्यादा डिफरेंशिएटेड है, आपको जो बॉडी में डिफरेंट पार्ट से ज्यादा अच्छे से विजिबल होंगे। है तो थैलस लाइक ही, है ना, अनऑर्गेनाइज्ड मास, बट आपको अब जैसे पौधे सीधे खड़े रहते हैं वैसे मेंबर्स देखने को मिलेंगे इसमें। प्रोस्टेट और इरेक्ट का मतलब वही है। एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम यानी बेस से जुड़े हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। राइजोइड्स क्या है बच्चों? रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, बट दीज आर नॉट ट्रू रूट्स। याद रखना, राइजोइड्स ट्रू रूट्स नहीं होते। यदि होते तो रूट्स ही बोलते थे ना, राइजोइड्स क्यों बोलते हैं हम? और ये राइजोइड्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो। द लैक ट्रू रूट्स आ गया, साफ साफ लिखा हुआ है। ट्रू रूट्स भी नहीं होती, ट्रू स्टेम भी नहीं होती, ट्रू लीव्स भी नहीं होती, but they may possess root like structures, that is rhizoids, leaf like structures and stem like structures हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे, डायग्राम है बच्चों अपने पास जो एनसीईआरटी के हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा अभी। द मेन प्लांट बॉडी, अब अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया बच्चों। मेन प्लांट बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड। जब हम हायर प्लांट्स पे जाएंगे, अब इसके बाद टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, वहां पर हमें जो मेन प्लांट बॉडी मिलेगी दैट विल बी डिप्लॉयड इन नेचर। अभी तक मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड इन नेचर है बच्चों। ठीक है, हैप्लॉइड इन नेचर मेन प्लांट बॉडी। अब मेन प्लांट बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी? गैमीट्स, और इसीलिए मेन प्लांट बॉडी को हम क्या कहेंगे? गैमीटोफाइट, है ना। तो यहां पर गैमीटोफाइट प्लांट्स के अंदर बच्चों जो डिप्लॉइड फेज ऑफ लाइफ होता है उसको स्पोरोफाइट कहते हैं, और जो गैमीट फॉर्मिंग स्टेज होता है जो हैप्लॉइड होता है दैट इज गैमीटोफाइट बच्चों। क्योंकि यहां पर मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है और यही गैमीट भी बनाएगी, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर जो डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल, यदि कोई आपसे पूछे कि ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल का मेन फेज या डोमिनेंट फेज कौन सा है, इट विल बी व्हाट? इट विल बी गैमीटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी, डोमिनेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल। आगे यहां तक बात समझ में? कोई भी डाउट बच्चों पूछते हुए चलना। द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेल्यूलर, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। द मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे? हम एंथीरिडियम बोलते हैं बच्चों, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? आर्चिगोनियम बोलते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथीरिडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम। जो मेल गैमीट्स होते हैं बच्चों वो बाइफ्लैजिलेट होते हैं, दो फ्लैजिला होते हैं यानी कि मोटाइल होते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं? एंथेरोजोइड्स। तो मेल सेक्स ऑर्गन एंथीरिडियम वो प्रोड्यूस करेगी मेल गैमीट्स जो मोटाइल होंगे, विद द हेल्प ऑफ टू फ्लैजिला मूव करेंगे, और उन मेल गैमीट्स को हम कहते हैं एंथेरोजोइड्स। तो एंथेरोजोइड्स आर नथिंग बट मेल गैमीट्स को ही यहां पर एंथेरोजोइड्स लिखा गया, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं करा कि ये मेल गैमीट्स हैं, तो ये मेल गैमीट्स ही हैं बच्चों। फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम कहते हैं, वो फ्लास्क शेप की होती है, इस तरीके की होती है बच्चों, है ना, फ्लास्क शेप की होती है आर्चिगोनियम जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और ये सिर्फ एक सिंगल एग प्रोड्यूस करती है, एक एग प्रोड्यूस करेगी बच्चों, है ना। सिंगल एग विल बी प्रोड्यूस्ड इन द आर्चिगोनियम। क्योंकि मेल गैमीट्स मोटाइल हैं तो वो अल्टीमेटली आर्चिगोनियम के अंदर इस फीमेल गैमीट तक यानी कि सिंगल एग तक पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? वहां पर अब उस चीज का जवाब आ जाएगा कि क्यों ब्रायोफाइट्स को पानी की जरूरत होती है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? ये जो मेल गैमीट्स हैं बाइफ्लैजिलेटेड, इन फ्लैजिला का काम कब आ पाएगा? इनको काम में कब ले पाएंगे? जब पानी हो। पानी में तो तैर के जाएंगे ना फ्लैजिला की मदद से, है ना। तो क्योंकि फ्लैजिला तो मूव तो कर सकते हैं, लेकिन उस मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, फ्रॉम एंथीरिडियम टू आर्चिगोनियम जाने के लिए पानी का मीडियम चाहिए, और इसीलिए ब्रायोफाइट्स आपको उन्हीं एरियाज में मिलेंगे जहां आसपास पानी हो बच्चों। ठीक है, so the entherozoids are released into water where they come in contact with archegonium, and entherozoid fuses with the egg यानी कि मेल गैमीट
अब जाएंगे तो बहुत सारे, फ्यूज एक ही होगा, और जो फ्यूज हो जाएगा एक के साथ वो क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों, जाइगोट। अब ध्यान रखना, जाइगोट बन गया जो डिप्लॉइड है। अब यहां से डिप्लॉइड फेज ऑफ द लाइफ साइकिल चालू हो रहा है, दैट इज स्पोरोफाइट। अभी तक मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट में अब क्या हुआ बच्चों, वो गैमेटोफाइट जिसके ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन है यानी कि आर्चिगोनियम, उसके पास मेल गेमीट आया और उसके अंदर जाकर एक के साथ फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन कर लिया। तो अभी जो जाइगोट बना है वो कहां बना है, फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर बना है। और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन किसके ऊपर प्रेजेंट है, गैमेटोफाइट, मेन प्लांट बॉडी के ऊपर। तो जो मेन हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है बच्चों, जो मेन हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है उस पर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसमें जो एग है उसके साथ मेल गेमीट फ्यूज होकर जाइगोट बना रहा है। इसका मतलब अभी ये जाइगोट किससे जुड़ा हुआ है, मेन प्लांट बॉडी यानी कि गैमेटोफाइट यानी कि हैप्लॉइड प्लांट बॉडी से जुड़ा हुआ है। ये सारी चीजें दिमाग में इमेजिन करते हुए चलो और याद रखते हुए चलो, है ना। अब ये जाइगोट क्या करेगा बच्चों, जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। अगली जनरेशन प्रोड्यूस करनी है, मेन प्लांट बॉडी यहां पर क्या है, हैप्लॉइड, तो अगली जनरेशन में जो पौधा बनना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए, हैप्लॉइड होना चाहिए। जाइगोट क्योंकि अभी जो बना है वो डिप्लॉइड है, तो डेफिनेटली अगली जनरेशन का पौधा तभी बन सकता है जब इस जाइगोट में मियोटिक डिवीजन यानी कि मियोसिस हो बच्चों, मियोटिक डिवीजन हो, तभी तो हैप्लॉइड बनेगा अगला प्लांट, है ना। लेकिन अभी हाथों हाथ इस जाइगोट में मियोसिस नहीं होगा, अभी तो ये माइटोसिस से डिवाइड होकर अगला फेज ऑफ लाइफ साइकिल, द नेक्स्ट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स बनाएगा, दैट इज स्पोरोफाइट फेज, डिप्लॉइड फेज बनाएगा, ये ग्रो करेगा। अभी ये तो जुड़ा हुआ है मेन प्लांट बॉडी से, अलग नहीं हुआ है, ध्यान रखना। अभी ये जाइगोट जुड़ा हुआ है बच्चों। तो जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस इमीडिएटली, दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेल्यूलर बॉडी कॉल्ड अ स्पोरोफाइट। ये जाइगोट डिवाइड होगा, मेन प्लांट बॉडी के ऊपर ही डिवाइड होने लग गया है, ये जुड़ा हुआ है भी उससे, और उसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर बना देगा। अब ये जो अलग से स्ट्रक्चर बना है मेन प्लांट बॉडी के ऊपर, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्पोरोफाइट। और इसका मतलब ये जो स्पोरोफाइट यहां पर बन रहा है ये किससे जुड़ा हुआ है, गैमेटोफाइट से, और जुड़ा हुआ है तो उससे न्यूट्रिशन भी लेगा अपना। तो यदि कोई आपसे पूछे कि ब्रायोफाइट्स में मेन या डोमिनेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल क्या होगा, आंसर विल बी गैमेटोफाइट। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछे कि जो स्पोरोफाइट फेज होगा ब्रायोफाइट्स के अंदर, दैट इज फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट, डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट, फ्री लिविंग नहीं होता। फ्री लिविंग कब होता, कि मान लो ये जाइगोट बनने के बाद डिटेच हो जाता मेन प्लांट बॉडी से, मिट्टी में गिर जाता और वहां पर अलग से मिट्टी के अंदर स्पोरोफाइट को ग्रो करता, तो हम कहते हैं वो इंडिपेंडेंट है। यहां नहीं है इंडिपेंडेंट। आ गई बात समझ में मेरी, क्योंकि वो अभी गैमेटोफाइट के ऊपर ही ग्रो कर रहा है स्पोरोफाइट और जुड़ा हुआ है और अपना न्यूट्रिशन भी उससे ले रहा है, तो वो डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट के ऊपर बच्चों। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, आ गया, स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता, बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में फोटोसिंथेसिस चल रहा है, वहां खाना भी बन रहा है, वहां से अपना न्यूट्रिशन लेता है, डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। Some cells of the sporophyte undergo reduction division meiosis to produce haploid spores. अब जब स्पोरोफाइट बन जाएगा, मेन प्लांट बॉडी, इस पे स्पोरोफाइट जुड़ा हुआ है जो डिप्लॉइड है, अब ये क्या करेगा, इसके कुछ सेल्स मियोसिस करेगी, मियोसिस से हैप्लॉइड सेल्स बनाएगी, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे स्पोर्स। अब ये स्पोर्स यहां से डिटेच होकर डिस्पर्स हो जाएंगे, फैल जाएंगे मिट्टी के अंदर। अब ये मिट्टी में गिर गए, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, एक तरह से सीड की तरह बिहेव करेगा ये स्पोर। अभी तक सीड फॉर्मेशन चालू नहीं हुई है प्लांट्स में, ध्यान रखना। सीड फॉर्मेशन कहां से चालू होगी, जिम्नोस्पर्म से, अभी सीड फॉर्मेशन चालू नहीं हुई है, लेकिन ये स्पोर मिट्टी में गड़ने के बाद जैसे सीड जर्मिनेट होता है वैसे जर्मिनेट करेगा, क्योंकि हैप्लॉइड है तो इसके डिवीजन से जितनी भी सेल्स बनेगी या जो प्लांट बॉडी बनेगी वो हैप्लॉइड बनेगी, यानी कि एक नया ब्रायोफाइट मिट्टी में ग्रो करेगा। अगेन गैमेटोफाइट फेज ग्रो कर रही है, मेन प्लांट बॉडी ग्रो करेगी, फिर से सेम चीज रिपीट होगी, वही मेल सेक्स फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेगा जो जुड़ा रहेगा, फिर उसके कुछ सेल्स के अंदर मियोसिस होगा, उससे स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स फैल जाएंगे, अगेन मिट्टी के अंदर नए गैमेटोफाइट्स बनाएंगे बच्चों। आया नहीं आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में, ब्रायोफाइट्स का टिपिकल होता है, एनसीईआरटी ने तो और ज्यादा टिपिकल बना रखा है क्योंकि प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर रखा, लेकिन आई थिंक अब दिमाग में छप गया होगा, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और अभी भी कोई डाउट हो तो फिर तो बेटा समस्या है इसका मतलब हमारा समझने में, ये समझ लेना, है ना। फिर तो 2-3 बार देखो लेक्चर को, आराम से समझ में आ जाएगा फिर। तो ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक, तो यहां तक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो समझ में आ ही गया। नाउ अब ये और पढ़ेंगे, लिवर बर्ड्स और मोसेस में और स्पेसिफिकली दे रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
Bryophytes in general are of little economic importance, but some mosses provide food for herbaceous mammals, birds and other animals. तो कुछ खास नहीं है. ये जरूर पूछा जाता है स्फेग्नम के बारे में बच्चों. स्फेग्नम एक मॉस है, नॉट अ लिवरवर्ट. It provides peat that have long been used as fuel and as packing material for transshipment of living material because of their capacity to hold water. थैलस लाइक मास होता है, बिल्कुल ग्रीन. हम कह सकते हैं कि भाई ग्रीन लिविंग मटेरियल का मासेस है मोसेस, है ना. और क्योंकि इनके अंदर पानी को रिटेन, अब इनके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है इनकी प्लांट बॉडी के अंदर बच्चों. तो मान लो हमें कोई ऐसी चीज लंबे दूरी पर ट्रांसपोर्ट करनी है जिसको पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, और हम चाहते हैं कि वो ड्राई नहीं हो, डेसिकेट नहीं हो, है ना. तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके आसपास इनके रैपिंग कर देते हैं, पैकिंग कर देते हैं बच्चों. तो ट्रांसपोर्टेशन, एज अ ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल हम कह सकते हैं ये यूज में आते हैं. लिविंग मटेरियल को यदि हमें कहीं से बहुत दूरी पर ट्रांसशिपमेंट करना हो, प्लस फ्यूल के फॉर्म में भी इनको यूज लिया जाता है. स्फेग्नम की स्पीशीज को याद रखना बच्चों. Mosses along with lichens are the first organisms to colonize rocks and hence are of great ecological importance. ये भी अभी मैंने आपको समझा दिया था. सबसे पहले रॉक्स के ऊपर यदि कोई ग्रो कर सकते हैं तो वो एल्गी और ब्रायोफाइट्स. एल्गी यूजुअली फंजाई के साथ एसोसिएशन में ग्रो करती है इन द फॉर्म ऑफ लाइकेंस. लाइकेंस को बहुत डिटेल में कम से कम 2 या 3 बार हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इस एक महीने में. और लाइकेंस के बाद जो नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि सक्सेसर्स होते हैं बच्चों, वो ब्रायोफाइट्स होते हैं. ये दोनों बिल्कुल बेयर रॉक्स के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली. ऐसा नहीं कि एल्गी ग्रो करेगी उसके बाद ही ब्रायोफाइट्स ग्रो करें. एक बेयर रॉक के ऊपर यदि मॉइस्चर कंटेंट मिल जाए इनको तो ब्रायोफाइट्स भी ग्रो कर सकते हैं और लाइकेंस भी इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकते हैं बच्चों. दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स. के लिए सुटेबल बनाते हैं, ऑलरेडी बात कर ली. प्लांट सक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. Since mosses from dense mats on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. Plus ये चादर की तरफ फैल जाते हैं मिट्टी के ऊपर. और इनके पास अभी हमने क्या बोला, इनके पास भी रूट लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड राइजोइड्स होते हैं जो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, है ना. और क्योंकि एक चादर से बना लेते हैं, कवर कर लेते हैं ऑलमोस्ट सॉइल को, तो जब पानी बारिश आती है तो उसके साथ जो मिट्टी बहती है, सॉइल इरोजन होता है, उसको भी प्रिवेंट करने में मदद करते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं. द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस. 2 ग्रुप्स हमें इनमें पढ़ने हैं, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस. ये डायग्राम्स बच्चों आपको दे रखे हैं, कुछ थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं स्क्रीन को ताकि हमें एक ही बार में पूरा डायग्राम दिख जाए. ठीक है, तो देखो जो ऊपर आपको एग्जांपल दे रखा है बच्चों, दैट इज ऑफ व्हाट, दैट इज ऑफ अ लिवरवर्ट, दैट इज मर्चेंटिया. यहां पर 2 थैलस आपको बता रखे हैं बच्चों. एक में आप देखो क्या लिखा हुआ है, आर्चेगोनियोफोर, यानी कि ये फीमेल थैलस है. इसके ऊपर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे फीमेल थैलस ऑफ मर्चेंटिया. इसके ऊपर एंथेरिडियोफोर है जिसके अंदर एंथेरिडिया बनेंगे बच्चों, यानी कि मेल गेमिट्स बनेंगे बच्चों यहां पर. ठीक है, तो एंथेरोजोइड्स बनेंगे जो मेल गेमिट्स है बच्चों. तो ये क्या है, मेल थैलस है. दिस इज फीमेल थैलस, दिस इज मेल थैलस. यहां पर जो गेमिट्स बनेंगे बायोफ्लैजेलेट होंगे, पानी की मदद से कहां आएंगे बच्चों, आर्चेगोनियोफोर के अंदर जो सिंगल एग है उसके साथ जाकर फ्यूज करेंगे और फिर यहीं से क्या ग्रो करेगा, स्पोरोफाइट ग्रो करेगा. उसकी सेल्स में मियोसिस होगा, स्पोर्स बनेंगे जो गिर जाएंगे मिट्टी के अंदर और फिर वहां से नया प्लांट ग्रो करेगा, एक नया ब्रायोफाइट ग्रो करेगा. ये ब्रायोफाइट कैसे बच्चों, डॉर्सिवेंट्रल इस तरीके से पड़ा हुआ है. ये इसका लीफ लाइक स्ट्रक्चर है. नीचे आप देख सकते हो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, राइजोइड, जिनकी मदद से मिट्टी के साथ फिक्स रहता है. गेमा कप अभी हम पढ़ेंगे बच्चों आके. गेमा कप में गेमी बनते हैं जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड होता है बच्चों. बड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ये गेमा कप होलो स्ट्रक्चर्स हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. इनमें छोटी छोटी बर्ड्स बनेगी जिनको गेमी कहते हैं बच्चों हम. GEMMAE प्लूरल होता है. गेमे और गेमा GEMMA सिंगुलर होता है. ये इसमें से निकलकर बाहर गिर जाते हैं, मिट्टी में डिटेच हो जाते हैं और फिर वहां पर नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, नया प्लांट बनाते हैं बच्चों. ठीक है, इसी तरह से बच्चों आपको मोसेस का एक एग्जांपल दे रखा है, दैट इज फुनेरिया. ऊपर लिवरवर्ट का एग्जांपल है, नीचे मोसेस का एग्जांपल है बच्चों, फुनेरिया. और लास्ट आपको दे रखा है स्फेग्नम. ठीक है, तो स्फेग्नम के बारे में अभी हमने पढ़ा ही था, पीट जो अभी आपने पढ़ा. तो ये मोसेस के एग्जांपल्स है, फुनेरिया और स्फेग्नम. यहाँ पर तो आप देख सकते हो, आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिल रहे हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स भी मिल रहे हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी देखने को मिल रहा है. और बच्चों देखो ये यहां तक, ये जो है ये तो मेन प्लांट बॉडी दैट इज गेमिटोफाइट. फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बनता है, वो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यहां से लेकर यहां तक बच्चों, ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज स्पोरोफाइट, है ना.
इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। वो पार्ट जिससे गेमेटोफाइट से जुड़ा हुआ है उसको फुट कहते हैं बच्चों। फिर एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर सीटा और ऊपर एक कैप्सूल होता है। कैप्सूल के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा और वो स्पोर्स इसमें से बनने के बाद बिखर जाएंगे मिट्टी के अंदर और वहां से फिर वापस से एक गेमेटोफाइट बनेगा। आगे बात समझ में क्लियर है ना? तो एग्जांपल्स भी याद रखने हैं, डायग्राम्स की लेबलिंग याद रखनी है बच्चों। और आगे बात करते हैं, दैट इज लिवरवर्ट्स। 2 ग्रुप्स पढ़ने हैं। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों हम लिवरवर्ट्स की। थोड़ा सा वापस एनलार्ज कर लेते हैं टेक्स्ट को। ये भी एक टिपिकल काम होता है। चलो, तो कहां गए भाई लिवरवर्ट्स? लिवरवर्ट्स, द लिवरवर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी। वो तो देखो कोई ऐसा भी ब्रायोफाइट हो मॉइस्ट शेडी हैबिटेट में ही ग्रो करेगा, तो ये कोई खास बात नहीं है, पता होना चाहिए। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज थैलोइड। सभी की, पूरे ब्रायोफाइट्स की होती है। बस कुछ में ज्यादा डिफरेंशिएशन होता है, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कुछ में कम डिफरेंशिएशन होता है। मर्चेंटिया का एग्जांपल अपन ने देख लिया, मेल फीमेल थैलस दोनों देख लिया। थैलस डोर्सिवेंट्रल, डोर्सिवेंट्रल का मतलब ऐसे सरफेस पे ऐसे पड़ा हुआ होता है, ऐसे नहीं होता, इरेक्ट नहीं होता, इसका ऐसे आड़ा पड़ा हुआ होता है। ऊपर वाला सरफेस डोर्सल सरफेस कहलाएगा, नीचे वाला सरफेस वेंट्रल सरफेस कहलाएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका क्या मीनिंग है बता दिया मैंने, डोर्सिवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट के साथ क्लोजली चिपका हुआ होता है, अप्रेस्ड का मतलब। द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। कुछ मेंबर्स, देखो जो मर्चेंटिया का आपने देखा वो तो बिल्कुल ऐसा था, लेकिन कुछ मेंबर्स इसमें लिवरवर्ट्स में ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको राइजोइड्स मिलेंगे, फिर एक एक्सिस यानी कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा और लीव्स भी मिलेगी 2 rows के अंदर एक्सिस के ऊपर बच्चों। Asexual reproduction in liverworts takes place by fragmentation of thalli or by the formation of specialized structures called gamete। अभी समझा दिया था मैंने। तो 2 तरीके से यहाँ पर asexual reproduction या हम कह सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बच्चों। एक तो फ्रेगमेंटेशन, सिंपल टुकड़ा टूट गया, उससे नया ब्रायोफाइट बन गया। दूसरा, कप लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगे इनकी बॉडी के ऊपर, जिसमें बड लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये बड लाइक स्ट्रक्चर्स कली के जैसे स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, गेमी। ये गेमी उनमें से निकलकर मिट्टी में गिरते हैं। ये हेप्लॉइड स्ट्रक्चर्स ही हैं बच्चों, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ये स्ट्रक्चर्स माइटोसिस से बने फ्रॉम द हेप्लॉइड सेल्स ऑफ द मेन प्लांट बॉडी। तो डायरेक्टली मिट्टी में गिरेंगे और वहां से एक हेप्लॉइड प्लांट नया बना देंगे, एक नया ब्रायोफाइट बना देंगे बच्चों। सो दिस इज अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गेमी कहां बन रहे हैं? गेमी कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, असेक्सुअल बर्ड्स हैं, कली के जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, which develop in small receptacles called gamma cups located on the thalli। तो हम कह सकते हैं बच्चों की ये जो गेमी है, ये गेमी एक तरह की बडिंग का मेथड है। हम पढ़ते हैं ना असेक्सुअल मेथड में बडिंग भी पढ़ते हैं, तो फ्रेगमेंटेशन और बडिंग हम कह सकते हैं इसमें देखने को मिलती है, हमें लिवरवर्ट्स के अंदर देखने को मिलती है। The gamete become detached from the parent body and germinate to form new individuals। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें यदि हम, तो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैला। एक थैला पे भी दोनों हो सकते हैं, यानी कि हर्माफ्रोडाइट कंडीशन, मोनोइशियस कंडीशन, या अलग अलग भी हो सकते हैं बच्चों, है ना। अलग अलग में भी अपने डायग्राम देख लिया था मर्चेंटिया का। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू अ फुट, सीटा एंड कैप्सूल। वो आपको वहां पर नहीं दे रखा था मर्चेंटिया के अंदर, लेकिन जो मोसेस का एग्जांपल दे रखा है वहां पर आपको देखने को मिल रहा है बच्चों। फुट की मदद से ये गेमेटोफाइट से जुड़ा हुआ है, सीटा एंड कैप्सूल, ये स्ट्रक्चर्स आपको दोनों में, चाहे लिवरवर्ट्स हो चाहे मोसेस हो, दोनों के स्पोरोफाइट में आपको ये 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, दैट इज फुट, सीटा, कैप्सूल। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल। जो कैप्सूल है उसके अंदर स्पोर्स बनेंगे, ये स्पोर्स वहां से निकलकर मिट्टी में गिर जाएंगे और वहां पर नया गेमेटोफाइट यानी कि ब्रायोफाइट बनाएंगे बच्चों। एनी डाउट इन लिवरवर्ट्स? प्लीज लेट मी नो। सेकेंड एंड द लास्ट ग्रुप जो हमें पढ़ना है बच्चों ब्रायोफाइट्स के अंदर, दैट इज मोसेस। मोसेस की बात कर लेते हैं, इसके बाद बचेगा बच्चों टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो कुल मिलाकर 2 लेक्चर्स और मैं लूंगा इसके बाद, जिसमें हमारा प्लांट किंगडम भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम। और 12th में हमारा चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट हो चुका था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चल रहा है, जिसमें अभी करीब 3 से 4 लेक्चर्स और अपने को लगेंगे। तो इस अगले वीक, अब आज सैटरडे है, तो नेक्स्ट वीक में हम प्लांट किंगडम भी कंप्लीट कर लेंगे और पूरी उम्मीद है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। बचेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लेक्चर उसका बचेगा बच्चों, ठीक है। तो इसी महीने में एनिमल किंगडम भी हमारा स्टार्ट होकर खत्म हो जाएगा। मीन्स पूरी एक यूनिट 11th क्लास की इस महीने के एंड तक हमारी कंप्लीट हो चुकी होगी।
और 12th के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा। तो 3 चैप्टर्स ऑफ 12th क्लास मींस एट द एंड ऑफ जुलाई 31 जुलाई तक ऑलमोस्ट 7 चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी हम कंप्लीट कर चुके होंगे बच्चों, है ना। जहां पर लोग शुरुआत कर रहे हैं वहां पर हम 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं। फिजिक्स में भी आपका स्पीड से चीजें चल रही है। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगा बच्चों, जो समर्पण और संपूर्ण बैच के बच्चे हैं, क्योंकि आप सब लोग अवेयर हैं, आप सब लोग अब इतने बड़े हो चुके हैं, आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई रिलेटिवली बायोलॉजी का सिलेबस जल्दी हो जाता है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के सिलेबस में टाइम लगता है, वो कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो। यदि आप ऑफलाइन क्लासेस पहले ले चुके तो वहां पर भी आपने ये चीज देखी होगी कि बायोलॉजी तो निबट जाती है, फिजिक्स लास्ट तक चलती रहती है। कहा जाता है जनवरी तक कंप्लीट कर देंगे, फरवरी तक कंप्लीट कर देंगे, लेकिन अप्रैल में भी कई बार कंप्लीट होती ही नहीं है। वो चीज हमारे साथ नहीं हो, इसीलिए हम रोजाना आपके लिए सोचते हैं कि कैसे बच्चों को बेस्ट दिया जाए। हमने क्या कर दिया है बच्चों, पैरेलल में आपकी लाइव लेक्चर्स तो चल ही रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, पैरेलल में हमने फिजिक्स में आपने देखा होगा जैसे आज आपके 2 लेक्चर्स हैं। एक तो अभी सर लेंगे सी 10:20 पर, हेमंत सर लेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और शाम को 7:20 पर भी आपका लेक्चर शेड्यूल्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का बच्चों। एक 11th का है आज, एक 12th का है। तो फिजिक्स में तो हमने ये कर दिया है बच्चों कि आपके वीक में ऑलमोस्ट 8 to 10 लेक्चर्स होंगे। अब जो संपूर्ण बैच में उनके करीब करीब 10, यानी कि 11th + 12 दोनों के करीब 4 से 5 लेक्चर, 11th के 4 से 5, 12th के जो समर्पण में है उनके करीब 4 से 5 लेक्चर्स होंगे बच्चों फिजिक्स के। इन द सेम वे केमिस्ट्री में आपके लाइव लेक्चर्स अभी चल रहे हैं, पैरेलल में केमिस्ट्री में हम रिकॉर्डिंग्स स्टार्ट कर रहे हैं कुछ लास्ट के चैप्टर्स की, जो मेनली थ्योरेटिकल है, जिनमें कंसेप्ट्स कम है समझने के। उनको कुछ समय के बाद इन पैरेलल विद द लाइव लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, ताकि आप उनको भी पढ़ना चालू कर दो। मेन टारगेट ये सारी चीजें क्यों की जा रही है, ताकि हमारा सिलेबस, मेन हमारा तो देखो टारगेट वैसे यही है कि हम 31 दिसंबर तक तीनों सब्जेक्ट ही निपटा दें। फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकता है जनवरी या 15 जनवरी तक या 31 जनवरी तक और चले, लेकिन हाँ उसके आगे हमें नहीं जाना, क्योंकि हमें कम से कम फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने तो रिवीजन के लिए चाहिए ही चाहिए, लेंगे ही लेंगे हम, क्योंकि रिवीजन जितना अच्छा होगा सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे, उतनी अच्छी रैंक आएगी, है ना। तो ये इंफॉर्मेशन आपको देना चाह रहा था, तो ध्यान रखें। Mosses, the predominant stage of the life cycle of a moss is the gametophyte, which consists of 2 stages. Again gametophyte, चाहे mosses हो चाहे liverworts हो, सारे bryophytes में जो dominant phase होगा लाइफ साइकिल का, that will be gametophyte बच्चों। लेकिन liverworts में और mosses में अंतर क्या आ गया कि यहाँ पर आपको जो gametophyte phase है बच्चों, उसमें भी 2 stages देखने को मिल रही है। पहली स्टेज यहाँ पर क्या होती है, प्रोटोनीमा स्टेज, प्रिमिटिव स्टेज हम कह सकते हैं या लेस डेवलप्ड स्टेज कह सकते हैं। स्पोर से ही बनेगा नया ब्रायोफाइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, जायगोट बना, जायगोट से फुट सीटा कैप्सूल वाला स्पोरोफाइट बना जो मेन प्लांट बॉडी से जुड़ा हुआ है, उसके कैप्सूल में स्पोर्स बने बाय मियोसिस, वो नीचे गिरे मिट्टी में, अब वो स्पोर जर्मिनेट होकर ब्रायोफाइट बना रहा है एक नया। लिवरवर्ट्स के केसेस में डायरेक्ट मेन प्लांट बॉडी बन जाएगी, लेकिन मोसेस के केसेस में डायरेक्ट मेन प्लांट बॉडी नहीं बनेगी। पहले क्या होगा, एक प्रिमिटिव सा बिल्कुल लेस डेवलप्ड सा मास बनेगा, जो बिल्कुल थैलस लाइक होगा, जिसमें ये जो रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको कुछ नहीं दिखेंगे। तो ये शुरुआत में जो लेस डेवलप्ड ग्रीन कलर का मास थैलस बन रहा है बच्चों फ्रॉम द स्पोर्स इन मोसेस, इसको हम कहते हैं प्रोटोनीमा स्टेज। दिस इज द फर्स्ट स्टेज हम कह सकते हैं ऑफ द गैमेटोफाइट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स बच्चों। So the first stage is the protonema stage which develops directly from a spore. It is a creeping का मतलब क्या होता है, इरेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा स्ट्रक्चर से नहीं कि खड़ा रह सके, ये बिल्कुल मिट्टी के साथ चिपका हुआ रहेगा, ग्रीन कलर का मास आपको दिखेगा। तो इट इज क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस, बिल्कुल एक फिलामेंट के जैसा कि ग्रीन फिलामेंट पड़ा हुआ है मिट्टी के ऊपर चिपका हुआ है, ठीक है। अब आगे क्या होगा, द सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज। अब ये डिफरेंशिएट होगा, जो हमने बोला था राइजोइड्स, एक्सिस, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर या लीव्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, नॉट एग्जैक्टली लीव्स बच्चों, तो वो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है वो अब बनेंगे, तब हम कहेंगे कि सेकंड स्टेज आ गई विच इज द लीफी स्टेज। तो 2 स्टेजेस कौन सी होगी, पहले तो उनके नाम पता होने चाहिए। द फर्स्ट स्टेज द प्रोटोनीमा स्टेज, द सेकंड स्टेज द लीफी स्टेज बच्चों, which develops from the secondary protonema, जो प्रोटोनीमा से डेवलप होती है, इज a lateral bud। तो जो प्रोटोनीमा का मास है उस पे एक बड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे बन रहा है, माइटोसिस से बन रहा है, क्योंकि वो भी हैप्लॉइड है, और अब जो लीफी स्टेज बनेगा वो भी हैप्लॉइड होगा, तो सारा खेल यहाँ पर माइटोसिस होगा, अभी कोई मियोसिस नहीं हो रहा है। तो जो बड बनेगी लेटरली वो अगेन कैसे बनेगी, माइटोसिस से, उससे लीफी स्टेज बनेगा। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बेरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। अब
स्टेम लाइक चीज बनेगी और उसके ऊपर स्पाइरली अरेंज लीव्स होगी, जैसे अभी अपन ने यहां पर देखा था बच्चों, किसके अंदर, फिनेरिया के अंदर। ये देखो, तो ये एक्चुअली लीफी स्टेज है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लीफी स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। शुरुआत में प्रोटोनीमा स्टेज रही होगी, यहां पर शुरुआत में प्रोटोनीमा स्टेज रही होगी, उस पर एक लेटरल बड बनी होगी, उस पर एक लेटरल बड बनी होगी यहां पर। उस बड से फिर राइजोइड्स निकले, एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर निकला और उस स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर स्पाइरली अरेंज लीव्स बनी। दिस इज द लीफी स्टेज ऑफ द फिनेरिया मोस, है ना। लेकिन ये डायरेक्टली नहीं बन रहा है स्पोर से, ये हमें याद रखना है। इसके पहले क्या बनी होगी, प्रोटोनीमा स्टेज बनी होगी, बाद में प्रोटोनीमा स्टेज डिसअपियर हो जाएगी बच्चों, ठीक है, डिकम्पोज हो जाएगी, डिजेनरेट हो जाएगी। They are attached to the soil through multicellular and branched rhizoids. This stage bears the sex organs. तो जो सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे वो लीफी स्टेज के ऊपर बनेंगे। जो प्रोटोनीमा स्टेज होती है उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनते, क्योंकि वो इमेच्योर स्टेज है, प्रिमिटिव स्टेज है, लेस डेवलप्ड स्टेज है। वो तो पहले लीफी स्टेज बनाएगी, लीफी स्टेज के ऊपर फिर सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जाइगोट बनेगा, फिर स्पोरोफाइट बनेगा, फुटसीटा कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे, जर्मिनेट होंगे, डिस्पर्स होकर, डिटेच होकर। चलो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन फ्रेगमेंटेशन और बडिंग से होगा बच्चों, लेकिन किसमें होगा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेज हम कह सकते हैं, या लीफी स्टेज आ जाती तब होता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन्स एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स। तो जो लीफी स्टेज होती है उसमें सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, एपेक्स पर बनते हैं, एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनिया, एंथेरिडियम सिंगुलर, एंथेरिडिया प्लूरल फॉर मेल सेक्स ऑर्गन्स, एंथेरोजोइड्स यानी कि मेल गेमीट्स बनाएगा, आर्चिगोनियम सिंगुलर, आर्चिगोनिया प्लूरल फॉर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ये सिंगल एग बनाती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप्स इनटू अ स्पोरोफाइट, जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं, लिवर वर्ड्स में भी थे, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। फुट की मदद से ये गेमेटोफाइट से जुड़े रहते हैं, सीटा के ऊपर कैप्सूल होता है, जो कैप्सूल होता है उसके अंदर बच्चों स्पोर्स बनते हैं मियोसिस से, फिर उससे अल्टीमेटली नया ब्रायोफाइट बनता है। जो स्पोरोफाइट यहाँ पर बन रहा है मोसिस में, ये लिवर वर्ड्स के कंपैरिजन में ज्यादा वेल डेवलप्ड होता है। यहाँ पर प्रॉपर्ली दिखेगा फुट, सीटा, कैप्सूल, लिवर वर्ड्स में प्रॉपर्ली दिखता नहीं है। The capsule contains spores. Spores are formed after meiosis. The mosses have an elaborate mechanism of spore dispersal. Common examples of mosses are Funaria, Polytrichum and Sphagnum. Already हम डायग्राम देख चुके हैं बच्चों, ठीक है। तो इसके साथ एक और ग्रुप, एल्गी के बाद हमने ब्रायोफाइट्स को भी कंप्लीट कर लिया है। यहां तक बच्चों किसी तरह का कोई भी डाउट हो, समस्या हो, संदेह हो, शक हो, दिमाग में जिज्ञासा हो, क्यूरियोसिटी हो, बता सकते हो, पूछ सकते हो। मुझे काफ़ी खुशी होगी आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने में। डाउट्स पूछते ही नहीं हो आप लोग, या तो मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ कि डाउट्स आते ही नहीं है, है ना। दो ही कंडीशन में देखो डाउट्स नहीं आते, या तो टीचर इतना अच्छा पढ़ा रहा हो कि हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, या फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये तो अब आप बताओगे कि भाई दोनों में से कौन सी सिचुएशन है, कि सर हमें तो सब कुछ समझ में आ रहा है इसलिए डाउट्स नहीं बनते बायोलॉजी में, या फिर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इसलिए फिर पूछने का मतलब ही नहीं है। जब कुछ आया नहीं तो पूछोगे कैसे, है ना। तो भाई इतना तो बता दो कि डाउट है या नहीं है। चलो सब समझ में आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। तो कंप्लीट करते हैं, वाइंड अप करते हैं आज के लेक्चर को बच्चों। नेक्स्ट वीक का टाइम टेबल आपको कल शाम तक या मंडे सुबह तक शेयर कर दिया जाएगा, वैसे कल शाम तक शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम माय फ्रेंड मेंटेन मोटिवेटर। एक बार फिर बता दूं कि अगले 3 से 4 दिन में बहुत सारा कंटेंट अपडेशन होगा। जो नोट्स अभी हो सकता है कुछ एक नोट्स आज के जैसे नोट्स शायद नहीं है अभी ऐप के ऊपर, ये सारा अपडेशन हो जाएगा बच्चों। पहले प्रायोरिटी पे जो करंट चैप्टर्स हैं उनका कंटेंट अपडेट करेंगे, एंड इन द कमिंग डेज जो आगे के चैप्टर्स हैं उनका कंटेंट हम लोग अपडेट करेंगे। तो ऐप को बीच बीच में चेक करते रहें, आपको कंटेंट मिल जाएगा बच्चों। साइनिंग ऑफ, थैंक यू।